हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोमेंटिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आज हम देखेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन पार्ट 1। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन पार्ट 1। चलिए कॉपी पेन निकालिए, मेरे साथ काम कीजिएगा। पूरा लेसन मैं आपको 1.5 घंटे में करवाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट पार्ट में हमें जितना पढ़ना है, क्लियर है? चलिए सबसे पहले हम चालू करते हैं बिल्कुल इंट्रोडक्शन से। बिल्कुल हम इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू रोटेशनल मोशन, हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन टू रोटेशनल मोशन। ये फिगर्स बनी हुई है किड्स। जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट घूमेगी, जैसे ये देखो अर्थ अपनी ही एक्सिस के अबाउट घूमती है, अर्थ सन के आसपास घूम रही है, वो रोटेशनल मोशन नहीं है। अर्थ का अपनी ही एक्सिस के चारों तरफ घूमना, ये रोटेशनल मोशन है। जैसे रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ हेलीकॉप्टर, एक एक्सिस है और ब्लेड्स उसके अबाउट घूम रहे हैं, तो ये रोटेशनल मोशन। स्पिनिंग टॉप, ये जो लट्टू है ये घूम रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, तो ये रोटेशनल मोशन। तो पहला रोटेशनल मोशन में क्या होगा? इन रोटेशनल मोशन a body rotates about an axis. A body rotates about an axis. बहुत ध्यान से, हर छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब ध्यान से सुनना। अगर कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन कर रहा है, जैसे अर्थ रोटेशनल मोशन कर रही है, तो अर्थ पे हम बैठे तो हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो उसका हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब सर्कुलर मोशन में तो सेंटर की बात होती है, तो सर्कुलर मोशन जो हो रहा है उसका सेंटर कहां पर है? एक्सिस पर रहता है। जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है उनका सेंटर कहां है? एक्सिस पर है। बहुत ध्यान से, व्हेन अ बॉडी रोटेट्स, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको। When a body rotates about an axis, when a body rotates about an axis, its constituent particles perform, बिल्कुल शुरू से शुरू किया है मैंने, बहुत टफ लेसन है, ध्यान से समझिए। सर्कुलर मोशन, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन विद देयर सेंटर्स। सेंटर कहां पर रहेंगे सर्कुलर मोशन के? विद देयर सेंटर्स लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं और उनका सेंटर कहां होता है? एक्सिस पर। जैसे अगर अर्थ रोटेशनल मोशन कर रही है तो अर्थ पे हम बैठे हैं तो हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स जो होंगे एक्सिस पर ही होंगे, तो उनकी पहले एक और पॉइंट लिख लो। अब हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, हमारे साथ साथ कई और बॉडीज भी सर्कुलर मोशन कर रही हैं, तो हम सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। हम सबकी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। द एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, द एंगुलर वेलोसिटीज, जैसे हम ओमेगा से लिखते हैं, ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, द एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स performing circular motion is same. Performing, CM लिख दे रहा हूं, circular motion is same, but their linear velocities are different. सबकी velocity, simple velocity अलग होगी, but their linear velocities are different. Because of their different radii. Because of their different radii. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। V इक्वल टू ओमेगा आर होता है,
तो ओमेगा सबका सेम रहेगा, ओमेगा सबका सेम रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम रहेगी। अब रेडियस अलग अलग होने से सबकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी, रेडियस अलग अलग होने से सबकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। अब कई पार्टिकल्स तो एक्सिस पर ही होंगे तो उनका आर तो जीरो होगा, तो उनका वी भी जीरो होगा। कई पार्टिकल्स एक्सिस पे होंगे, उनका एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, जीरो होगा, तो आर की जगह अगर मैं जीरो लिखूं तो वी कितना आएगा, जीरो आएगा। लास्ट पॉइंट, द लीनियर वेलोसिटीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ये इंट्रोडक्शन है, ध्यान रखिएगा। द लीनियर वेलोसिटीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स lying on the axis of rotation, on the axis of rotation is zero। एक्सेस पर आने वाले हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी जीरो होगी, एक्सेस पर आने वाले हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी जीरो होगी, एक्सेस पर आने वाले हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी जीरो होगी। तो ये ध्यान से रखिएगा 4 पॉइंट कि जब भी कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन करता है, तो जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो उसका हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या लिखा, सर्कुलर मोशन करता है तो सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है लेकिन उनकी लीनियर वेलोसिटी अलग होती है। क्यों? क्योंकि उनके रेडियस अलग है। लास्ट क्या लिखा है, हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी जो एक्सिस पर आ रहा है जीरो होती है। हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, जो एक्सिस पर आ रहा है जीरो होती है। हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी जो एक्सिस पर आ रहा है कितनी होती है बेटा, जीरो होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन को कंपेयर कर रहे हैं हम लीनियर मोशन से। हमने लीनियर मोशन में 3 लॉ पढ़े, कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उस पर फोर्स ना लगाया जाए। अब ये लॉ हो जाएगा, कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, गोल घूम रही है तो गोल घूमती रहेगी जब तक उस पर टॉर्क ना लगाया जाए। तो एक नया टर्म आ गया टॉर्क। फोर्स को किसने हटाया, टॉर्क ने। तो ये टॉर्क क्या होता है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। पूरे लेसन को आपको चेन के फॉर्म में चलना है। क्वेश्चन करते करते आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगला क्वेश्चन क्या होना है। तो पहले हम लिखते थे कोई पार्टिकल, कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उस पर फोर्स ना लगाया जाए। तो अब चलने को कहेंगे घूमना और फोर्स को कहेंगे टॉर्क। क्लियर है? बिल्कुल शॉर्ट में, अ बॉडी एट रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट or in rotational motion tends to be at rest or in rotational motion, बिल्कुल शॉर्ट में लिखो, लॉज नहीं पूछे जाने आपसे, unless torque is applied, unless टॉर्क इज अप्लाइड। पूरे लेसन को आपको सिस्टमेटिक वे में करना है जिससे कोई फॉर्मूला ना छूट जाए। तो ये आ गया अगला क्वेश्चन, टॉर्क। कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, गोल घूम रही है तो गोल घूमती रहेगी जब तक टॉर्क ना लगाएं। ये टॉर्क क्या होता है, ये अभी हम पढ़ेंगे। कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, गोल घूम रही है तो गोल घूमती रहेगी जब तक टॉर्क ना लगाया जाए। कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, गोल घूम रही है तो गोल घूमती रहेगी जब तक टॉर्क ना लगाया जाए। अगला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, या ऐसा लिख लो, अगला लॉ होता था, याद करो तो, फोर्स प्रोपोर्शनल होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ये हमने पढ़ा है, फोर्स प्रोपोर्शनल होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो मुझे बताओ इससे मिलता जुलता लॉ क्या हो जाएगा, टॉर्क प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फोर्स को कौन रिप्लेस करेगा, टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के।
प्रोपोर्शनल साइन इज इक्वल टू में ही रहता है ये, टॉर्क प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, एफ इज इक्वल टू क्या होता था, डेल्टा पी बाय डेल्टा डी, ये पुराना लॉ है। तो अभी ये लॉ बदल के क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू डी एल बाय डी टी। एंगुलर मोमेंटम को याद रखो कैपिटल एल से लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम को याद रखो कैपिटल एल से लिखते हैं। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। इसको सॉल्व करते हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ जाता है, डी एल बाय डी टी। ये एल यहां पर क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से सुनिए, अगला क्वेश्चन हमें मिल गया कि हमें क्या पढ़ना है, अगला क्वेश्चन हमें मिल गया कि हमें क्या पढ़ना है, एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है। टॉर्क प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहला लॉ क्या है, कोई बॉडी अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, गोल घूम रही है तो गोल घूमती रहेगी जब तक टॉर्क ना लगाएं। दूसरा क्या है, टॉर्क प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एल बाय डी टी। तीसरा है टू एवरी एक्शन, ये तो पढ़ा ही है आपने, देयर इज एन इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन, तो अभी भी यही है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो अभी भी यही है, दैट इज, ऐसे लिख लो, टाउ 1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ टाउ 2 1, वेक्टर साइन लगा लो। अगर पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे टॉर्क लगा रही है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे इक्वल और अपोजिट टॉर्क लगाएगी। पहली बॉडी अगर दूसरी बॉडी पे टॉर्क लगा रही है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे इक्वल और अपोजिट टॉर्क लगाएगी। पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर टॉर्क लगा रही है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर इक्वल और अपोजिट टॉर्क लगाएगी। पहली बॉडी अगर दूसरी बॉडी पर टॉर्क लगा रही है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर इक्वल और अपोजिट टॉर्क लगाएगी। टाउ 1 2 इज इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ टाउ 2 1। क्लियर है? तो क्या क्या पढ़ा हमने, कोई बॉडी रुक चल रही है तो चलती रहे, सॉरी रुकी है तो रुकी रहेगी, गोल घूम रही है तो गोल घूमती रहेगी जब तक उस पर टॉर्क ना लगाएं। दूसरा क्या पढ़ा कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, डी एल बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहां हमें दो चीजें समझ में आई जो पढ़ना है, एक टॉर्क एक एंगुलर मोमेंटम, और तीसरा तो आसान है, अगर पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर टॉर्क लगा रही है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर इक्वल और अपोजिट टॉर्क लगाएगी। चलिए अब पढ़ते पढ़ते ही हमें समझ में आ गया कि अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, ध्यान से सुनो। जैसे हम दरवाजा खोलते हैं तो हम दो चीजें काउंट करते हैं, एक हम ये देखेंगे हमने कितनी ताकत लगाई, और एक हम डिस्टेंस नापेंगे। किस किस का डिस्टेंस, देखो जहां हमने ताकत लगाई वहीं से दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा यहां से खोला, तो एक हम डिस्टेंस नापेंगे। कौन सा डिस्टेंस, जहां हमने ताकत लगाई वो, और जहां से चीज घूमी वो। हमने क्या किया, बॉडी पे दरवाजे पे फोर्स लगाया, दरवाजे पे फोर्स लगाया तो हमने दो चीजें काउंट की, बोलो क्या क्या, कितना फोर्स लगाया और कितने डिस्टेंस पे लगाया। डिस्टेंस कहां से नाप रहे हैं, एक्सिस से, दरवाजा तो किनारे से घूमेगा ना, तो कितना फोर्स लगाया और कितने डिस्टेंस पे लगाया, दोनों के प्रोडक्ट को कहते हैं टॉर्क, दोनों के प्रोडक्ट को कहते हैं टॉर्क। इस डिस्टेंस को लीवर आर्म या मोमेंट आर्म भी कहा जाता है। इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, लीवर आर्म या मोमेंट आर्म। तो मेन पॉइंट लिखो टॉर्क के, ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क क्या होता है, ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स and the perpendicular distance, and the perpendicular distance, कौन किस किस के बीच का, between the line of action of force, between the line of
एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सेस ऑफ रोटेशन। किसके बीच का होता है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो लिखो दिस डिस्टेंस इज टर्म्ड एज, इस डिस्टेंस को नाम दे दिया लीवर आर्म और मोमेंट आर्म। एक एक चीज में बताऊंगा बेटा आपको, क्रैश कोर्स ये नहीं है कि हर चीज शॉर्ट में चलेगी। तो फॉर्मूला लिखिए टॉर्क का। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, वेक्टर फॉर्म में। टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट होता है लीवर आर्म और फोर्स के बीच का। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ। अब एक छोटी सी चीज करिए, लिखिए फॉर एन पार्टिकल्स। मान लो बॉडी एन पार्टिकल से मिलकर बनी है, बॉडी एन पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? आर की जगह आर लिखा, एफ की जगह लिख दिया एम ए, फिर आर की जगह आर, एफ की जगह एम ए, फिर आर की जगह आर, एफ की जगह एम ए, डॉट डॉट डॉट, आर की जगह आर, एफ की जगह एम ए। अब ये पहला पार्टिकल है तो R1 M1 A1 R2 M2 A2 R क्रॉस F होता है, F की जगह MA लिख दिया, R3 M3 A3 R4 M4 A4, सॉरी Rn कर दो, n पार्टिकल से तो लास्ट पार्टिकल की बात हो रही है, तो Rn Mn An। ठीक है बेटा, थोड़ा सा समझिए। अब एक्सेलरेशन को हटा दो, a इक्वल टू होता है अल्फा आर, सर्कुलर मोशन में पढ़ के आए हो, a इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा आर। तो a1 की जगह लिख दो अल्फा r1। मैं क्या कर रहा हूं मैं बता देता हूं, मैं a1 a2 a3 an इनकी वैल्यूज डाल रहा हूं। A1 की जगह लिख दिया अल्फा R1, अभी आपको बताया था एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा। R2 M2 A2 की जगह लिख दो अल्फा R2, R3 M3 A3 की जगह लिख दो अल्फा R3, डॉट डॉट डॉट, Rn Mn अल्फा An की जगह लिख दो अल्फा Rn। क्लियर है? अब अल्फा ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Mn Rn स्क्वायर और अल्फा कॉमन, अल्फा ले लिया कॉमन। क्लियर है? तो इसको नाम दिया बेटा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस Mn Rn स्क्वायर को सिग्मा mr स्क्वायर इंटू अल्फा। क्या नाम दिया इसे? सिग्मा mr स्क्वायर इंटू अल्फा। और सिग्मा mr स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए नाम दे दिया, लेट करके साइड में लिखो, तो ये अगला क्वेश्चन मिल गया। सिग्मा mr स्क्वायर को कहते हैं बेटा आई, आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिग्मा mr स्क्वायर को क्या नाम दे दिया? आई। ये हमें अगला क्वेश्चन मिल गया कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ना है। तो टाउ का एक फॉर्मूला और आ गया आई अल्फा, टॉर्क का एक फॉर्मूला और आ गया, क्या बेटा बोलेंगे? आई अल्फा। टॉर्क का एक फॉर्मूला क्या आ गया? आई अल्फा। टॉर्क का एक फॉर्मूला क्या आ गया? आई अल्फा। कैसे आ गया आई अल्फा वो तो ठीक है, आपको वो ध्यान भी नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि अगला क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे हम। पूरा लेसन जुड़ा हुआ है, अगले पे फिर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ना है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनो, टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। यानी अगर आपको टॉर्क बढ़ाना हो तो फोर्स बढ़ाओ, फोर्स बढ़ाओगे तो टॉर्क बढ़ेगा, बिना फोर्स बढ़ाए भी टॉर्क हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? आर को बढ़ाकर। आर को कैसे बढ़ाते हैं ध्यान से सुनना, जैसे खिड़की और दरवाजे रहते हैं
उनमें हैंडल बिल्कुल बाहर की तरफ लगाते हैं, बिल्कुल बाहरी सिरों पर लगाते हैं, इससे आर बढ़ जाता है। आर बढ़ जाता है तो कम ताकत लगाकर आपका से दरवाजा खुलेगा। एक आध एग्जांपल और लिख लेंगे, जैसे नट रहता है तो हम इतनी लंबी रिंच लेके आते हैं, छोटे से उससे भी तो खुल सकता है नट, लेकिन इतना सा नट है, उसे खोलने के लिए इतनी लंबी रिंच लेकर आते हैं। ऐसा क्यों? यही चक्कर कि आर बढ़ जाएगा। आर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कम ताकत लगाकर हम नट को खोल पाएंगे। क्लियर है? बहुत ध्यान से लिखना टॉर्क के बारे में। टॉर्क कैन बी इंक्रीज्ड by increasing the value of lever arm. Torque can be increased by increasing the value of lever arm. Example लिख लें। पहला क्या? In doors and windows, the handles are fitted near the outer corners. खिड़की और दरवाजों में हैंडल कहां लगाते हैं? नियर द आउटर कॉर्नर्स, सो दैट लेस फोर्स may produce more torque. B. To unscrew a nut, wrench of WRENCH, long arm is more useful. छोटे से नट को खोलना है तो हम लाएंगे बहुत बड़ी रेंज। क्यों? वही रीजन, इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ लेवर आर्म। क्या होगा? लंबी रेंज से लेवर आर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी, सो दैट सेम रीजन लेस फोर्स में प्रोड्यूस मोर टॉर्क। तो ये कंप्लीट हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉर्क। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। टॉर्क कैसे कहते हैं? ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू लीवर आर्म। एक और चीज बताना है, फॉर्मूला क्या हो गया? टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। एक और फॉर्मूला आ गया, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई हमने कैसे नाम दिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको वर्ड्स में भी लिख लो। टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया? यहां लिख रहा हूं वर्ड्स में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। आई अल्फा को वर्ड्स में लिखें तो क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क इक्वल टू क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क इक्वल टू क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क इक्वल टू क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर हमने क्या लिखा कि टॉर्क को बढ़ा सकते हैं हम लेवर आर्म की वैल्यू को बढ़ाकर। जैसे खिड़की दरवाजों में हत्थे कहां लगा देते हैं? बाहरी सरकमफ्रेंस पे, बाहर की तरफ। इससे क्या होता है? ज्यादा टॉर्क हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कम फोर्स लगा के। दूसरा हमने क्या लिखा? नट को खोलना है तो क्या करेंगे? लॉन्ग आर्म की रिंच को यूज करेंगे। इससे भी वही होगा, कम फोर्स लगा के हम ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है? चेंज हो गया होगा, यही बताना पड़ेगा। यूनिट लिख लो टॉर्क की, यूनिट लिख लो टॉर्क की। ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस है तो न्यूटन मीटर। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस न्यूटन मीटर को तो जूल कहते हैं, न्यूटन मीटर को बिल्कुल जूल कहते हैं, लेकिन अभी नहीं कह सकते। याद रखिएगा, टॉर्क को न्यूटन मीटर में ही लिखते हैं, जूल में नहीं लिखते। ऑल्दो न्यूटन मीटर जूल ही कहलाता है, लेकिन अभी नहीं कहलाएगा। तो ये रीजन आपसे पूछा जाता है कि न्यूटन मीटर को जब हम
हर बार जूल लिख सकते हैं, तो अभी क्यों नहीं? अभी इसलिए नहीं क्योंकि जूल किसकी यूनिट होती है? वर्क की या एनर्जी की, तो वो स्केलर होते हैं। और टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो टॉर्क को हमेशा न्यूटन मीटर में ही एक्सप्रेस करना है। रीजन लिखना है कि न्यूटन मीटर को जूल क्यों नहीं लिख सकते? न्यूटन मीटर इज नॉट कंपेरेबल विद जूल इन दिस केस। वैसे तो कंपेयर कर सकते हैं, न्यूटन मीटर इज नॉट कंपेरेबल विद जूल इन दिस केस। टॉर्क के केस में इक्वल नहीं कर सकते दोनों को। एज, बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूटन मीटर इज वेक्टर क्वांटिटी while joule is a scalar quantity. न्यूटन मीटर को जूल के कंपेरेबल नहीं कर सकते अभी, क्योंकि न्यूटन मीटर वेक्टर क्वांटिटी होती है जबकि जूल स्केलर क्वांटिटी होती है। बहुत ध्यान से बेटा, ये फाइनल नोट्स हैं आपके, एक अक्षर बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस सिस्टमैटिक वे में रोटेशनल मोशन को जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। न्यूटन मीटर को जूल के कंपेयर नहीं कर सकते अभी, क्योंकि न्यूटन मीटर वेक्टर क्वांटिटी है जबकि जूल स्केलर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एंगुलर मोमेंटम। हम लॉ पढ़ते पढ़ते ही समझ गए थे कि सबसे पहले हमें टॉर्क पढ़ना है, फिर एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? इससे पहले हमने मोमेंटम पढ़ा है मास इनटू वेलोसिटी। उसको और अगर हम डिस्टेंस से इनटू कर दें, यानी मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस या डिस्टेंस, तो इस चीज को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। किसी भी चीज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो निकलता है मोमेंट, और किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं डिस्टेंस से, यहां लिख दे रहा हूं, किसी भी चीज को इनटू करें डिस्टेंस से तो क्या निकलता है? मोमेंट। और किसी भी चीज को डिवाइड करें हम डिस्टेंस से, किसी भी चीज को डिवाइड करें डिस्टेंस से तो निकलता है ग्रेडियंट। किसी भी चीज को इनटू करें डिस्टेंस से तो निकलता है मोमेंट, और किसी भी चीज को डिवाइड करें डिस्टेंस से तो निकलता है ग्रेडियंट। अब ध्यान से सुनना, ये कहा जाता है मोमेंटम के, मोमेंटम को डिस्टेंस से इनटू करना है तो मोमेंटम के मोमेंट को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। फिर से थोड़ी डेफिनेशन अजीब है, मोमेंटम के मोमेंट को, मोमेंट क्यों? क्योंकि उसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं डिस्टेंस से। फिर से समझ लो अभी तक मैंने क्या बोला है। किसी भी चीज को, जैसे हम फोर्स को इनटू करते हैं आर से, अभी पिछला करके आए टॉर्क को, तो इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। किसी भी चीज को अगर हम डिस्टेंस से इनटू करते हैं तो निकलता है मोमेंट, और किसी भी चीज को डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो निकलता है ग्रेडियंट। तो अभी हम मोमेंटम को डिस्टेंस से इनटू करने वाले हैं तो निकलेगा एंगुलर मोमेंटम। ये डेफिनेशन होती है सम ऑफ, बहुत ध्यान से, मोमेंट्स ऑफ लीनियर मोमेंटा। मोमेंटा क्यों लिख रहा है? मोमेंटम का प्लूरल होता है, ऑफ ऑल द पार्टिकल्स अबाउट एन एक्सिस। ये डेफिनेशन होती है एंगुलर मोमेंटम की, इस तरह का कुछ, सिग्मा एम वी आर, सिग्मा एम वी आर। ये एम वी क्या कहलाता है? याद करो, मोमेंटम। इसको डिस्टेंस से इनटू कर रहे हैं तो ये आ गया मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो ये हमने सारे पार्टिकल्स का निकाला और फिर उन्हें जोड़ दिया, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम। इसको और एक्सपांड करके ये लिख सकते हैं m1 v1 r1 प्लस m2 v2 r2, है ना बेटा, प्लस m3 v3 r3 प्लस डॉट 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 mn vn rn। यह होता है एंगुलर मोमेंटम।
ध्यान से, सिग्मा mvr, सिग्मा mvr इसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले को r क्रॉस p, p यानी लीनियर मोमेंटम। ये दूसरा फॉर्मूला है बेटा एंगुलर मोमेंटम का, ये दूसरा फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का, ये दूसरा फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का। ये जो एंगुलर मोमेंटम है याद रखो ये एक्सियल वेक्टर होता है। ये जो एंगुलर मोमेंटम है कौन सा वेक्टर होता है? एक्सियल वेक्टर। और थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं, डेरिवेशन नहीं बता रहा तो ये एक फार्मूला और आ जाता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। आप चाहो तो वेक्टर साइन नहीं लगाओ, L इज इक्वल टू आई ओमेगा भी एक फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का। इसको वर्ड्स में लिख लो, एंगुलर मोमेंटम मतलब हर कहानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आके खत्म हो रही है। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मोमेंटम की क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड। ये तो होती है मोमेंटम की, इनटू डिस्टेंस और करना है तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या होगी एसआई यूनिट मोमेंटम की? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम की एसआई यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इसके डायमेंशंस क्या होंगे? इसी से निकालो, एमवीआर से। इसका फॉर्मूला क्या है? एमवीआर, तो मास यानी एम, वेलोसिटी यानी एल टी माइनस वन, रेडियस यानी एल, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। क्या होते हैं एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। क्या होते हैं एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। यहां लिखो सेम एज प्लैंक्स कांस्टेंट, सेम एज प्लैंक्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम के और प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन सेम होते हैं। तो इतना मिनिमम आना चाहिए एंगुलर मोमेंटम के बारे में। हमने क्या पढ़ा इससे पहले? मोमेंटम। मोमेंटम को यदि डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो निकलेगा मोमेंट ऑफ मोमेंटम, इसी को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम को यदि मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकलेगा? मोमेंट ऑफ मोमेंटम, इसे ही कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं। एक होता है एम वी आर का समेशन। समेशन मतलब क्या? अगर एन पार्टिकल्स हैं तो सबका एम वी आर निकाल के जोड़ दो। इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं? एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। वही मोमेंटम को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया तो एंगुलर मोमेंटम निकला। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला और आ जाता है। टॉर्क का आया था आई अल्फा, एंगुलर मोमेंटम का आया आई ओमेगा। लास्ट में तो आपको पता है जब मैं पार्ट 2 कंप्लीट करूंगा इसका तो सारे फॉर्मूलों की समरी आपको दूंगा। हाँ, तो यहां क्या हो गया बेटा? आई ओमेगा। यूनिट इसकी क्या होती है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायमेंशंस इसके क्या होते हैं? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। और ये किसके जैसे होते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट के जैसे होते हैं। डायमेंशंस इसके क्या होते हैं? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। और ये किसके जैसे होते हैं बेटा? प्लैंक्स कांस्टेंट के जैसे होते हैं। ये किसके जैसे होते हैं बेटा? बोलेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट के जैसे होते हैं। ये किसके जैसे होते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट के जैसे होते हैं। बहुत ध्यान से एंगुलर मोमेंटम कीजिएगा। अब दिक्कत क्या है? हर फॉर्मूला आई पे आके रुक रहा है। टॉर्क हमने किया तो आई अल्फा, एंगुलर मोमेंटम हमने किया तो आई ओमेगा। तो अब बहुत जरूरी हो गया आई को पढ़ना। आई यानी क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगली हेडिंग डालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दो चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं, एक पढ़ा है टॉर्क, तो टॉर्क का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया आई अल्फा। और एक चीज पढ़ी है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया आई ओमेगा।
तो अब हमें क्वेश्चंस खुद बता रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी ये होता है सिग्मा एम आर स्क्वायर, जानते हो, इसी को वर्ड्स में लिख देते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ masses of constituent particles, masses of constituent, इस फॉर्मूले को ही वर्ड्स में लिख रहे हैं, particles and square of the perpendicular distance and square of their perpendicular distance, square of the की जगह their कर लो, and square of their perpendicular distance from the axis of rotation। मैं फिगर से समझाने की कोशिश करता हूं। होता क्या बेटा, देखो ये एक पार्टिकल है, इसका मास m1 है और इसका डिस्टेंस r1 है। एक दो और पार्टिकल है, उसका मास देखो m2 है और उसका डिस्टेंस r2 है। और ये तीसरा पार्टिकल है, इसका मास m3 है और इसका एक्सिस से डिस्टेंस r3 है। मान लिया हमने कि जो बॉडी है वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है या इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके mn rn स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पहला फॉर्मूला सिग्मा एम आर स्क्वायर, इसी को यदि मैं एक्सपांड करूं तो कुछ ऐसा आएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके mn rn स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके mn rn स्क्वायर। क्लियर है? तो इसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट क्या होगी, मास है तो केजी, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ आई क्या होगी, केजी मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस ऑफ आई क्या होंगे, मास यानी m, मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। और याद रखो ना इसे स्केलर में रखा गया है ना वेक्टर में रखा गया है, इसे कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी का मतलब ही यही होता है कि एक्सिस की पोजीशन बदलने से इसकी वैल्यू बदल जाती है। टेंसर क्वांटिटी का मतलब ही यही होता है कि एक्सिस की वैल्यू बदलने से इसकी वैल्यू बदल जाएगी, एक्सिस की पोजीशन बदलने से इसकी वैल्यू बदल जाती है। तो इसे कहते हैं टेंसर क्वांटिटी, ना स्केलर ना वेक्टर, टेंसर क्वांटिटी। रीजन लिख देता हूं, एज इट्स वैल्यू चेंजेस। टेंसर क्यों कहा गया इसे, विद चेंज इन द एक्सिस, with change in the position of axis। एक्सिस की पोजीशन आप बदल दो तो इसकी वैल्यू बदल जाती है। ऐसी क्वांटिटीज कहलाती हैं टेंसर क्वांटिटीज। ना इसे स्केलर में रखा गया है ना वेक्टर में, इसे कहा जाता है टेंसर क्वांटिटी। बहुत ध्यान से, हमारी गाड़ी हर बार आके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे रुक रही थी। टॉर्क हमने पढ़ा तो लास्ट में आ गया आई अल्फा, एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा तो लास्ट में आ गया आई ओमेगा। तो फिर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा। इस फॉर्मूले को ही कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिग्मा एम आर स्क्वायर को तो क्या कहा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ masses of constituent particles and square of their perpendicular distance from the axis of rotation। इस फॉर्मूले को एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके mn rn स्क्वायर। क्लियर है? ऐसा यूनिट बोलेंगे इसकी केजी मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस बोलेंगे, डायमेंशंस इज ml स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। क्यों टेंसर, यानी क्या, एक्सिस की पोजीशन बदलने पर इसकी वैल्यू बदल जाती है। तो ऐसी चीजों को कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। क्लियर है?
बहुत 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 ध्यान से। चले आगे बढ़ते हैं। थ्योरम ऑफ एडिशन। अब ये जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं, अब ध्यान रखिए पूरा लेसन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ही आसपास घूमने वाला है। पूरा लेसन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आसपास ही घूमने वाला है। थ्योरम ऑफ एडिशन। थ्योरम ऑफ एडिशन ये कहता है, ये मान लो मेरे पास घड़ी है, घड़ी के ये जो डायल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, ये स्टेप का ये वाला जो पार्ट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, स्टेप का ये वाला जो पार्ट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 है। तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल। किसी पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल। प्योर थ्योरी, और समझना भी बड़ा आसान। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरा लेसन बताऊंगा, ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बल्कि सम ऑफ लिख दो, इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स about the same axis. The moment of inertia of a body about an axis is equal to what? Sum of moment of inertia of its constituent particles about the same axis. यानी I बराबर क्या लिखते हैं? जो भी पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं उन सबका सम। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 अप टू IN। I बराबर लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 अप टू IN। अब इसको एक दूसरी भाषा में भी लिखते हैं। ये मान लो ये कोई बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। ये सब न्यूमेरिकल्स करने में काम में आएंगे। अब इससे एक टुकड़ा मैंने अलग कर लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I डैश। पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? I। इससे एक टुकड़ा अलग कर लिया गया, इससे जो टुकड़ा अलग किया गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? I डैश। तो बची हुई बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? I माइनस I डैश। कई सवाल होंगे इस कंसेप्ट पे, बल्कि 21 में एक आया भी है, आपको याद हो तो, कि एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, उससे क्वार्टर सर्कल काट लिया है, तो बची हुई रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। इसी थ्योरम पे 2021 में क्वेश्चन आया है, ध्यान से। दूसरी भाषा समझिएगा, दूसरी लैंग्वेज। एक लैंग्वेज तो हो गई कि पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, उसके जितने पार्टिकल्स हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल। अब 2021 में क्या क्वेश्चन आया वो सुनिए, कि पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, इससे एक टुकड़ा अलग कर लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I डैश। तो ये बची हुई बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? I माइनस I डैश। बची हुई बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? I माइनस I डैश। बिल्कुल आसान चीज बता रहा हूं, बस ध्यान रखिएगा इसको लिख लो। If the moment of inertia of a body, if the moment of inertia of a body, बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं, is I, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I, and a part of it, and a part of it of moment of inertia I dash and a part of it of moment of inertia, एक मिनट पूरा लिख दूं, अजीब सा लग रहा है ये, and a part of it of moment of inertia I dash, moment of inertia I dash
is detached. बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I. इससे एक टुकड़ा अलग कर दिया जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I डैश. बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I. और इससे एक टुकड़ा अलग कर दिया जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I डैश. बॉडी से एक टुकड़ा अलग कर दिया जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I डैश. Then the moment of inertia of the remaining part is, then moment of inertia, इसी पे सवाल आया है, of remaining part is कितना? I माइनस I डैश. कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल चीज है, नोट कीजिए. तो नोट कर लीजिए बेटा, 2021 में इसी कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल आया है कि एक रिंग है, उससे क्वार्टर पार्ट काट लिया तो बची हुई रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ. जब क्वेश्चंस करेंगे तो डिस्कस करेंगे. थ्योरम ऑफ एडिशन इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये रिसेंटली पूछी गई है. चलिए आगे बढ़ते हैं. थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है. थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते जाइए. सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल. दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली टू अ प्लेन लैमिना. याद रखिएगा, इन्हीं सबसे ऑब्जेक्टिव्स निकलते हैं. ये प्लेन फिगर्स के लिए ही लागू होती है. कभी गलती मत करना कि सॉलिड स्फीयर दिया और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा रहे हो, या सॉलिड सिलेंडर दिया और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा रहे हो. लगेगी ही नहीं, सिर्फ प्लेन फिगर्स के लिए लगती है. इसके अगला पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस, वो सब में लग जाती है. लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की लिमिटेशन है कि ये सिर्फ प्लेन फिगर्स के लिए लगती है. सीधे इसका फॉर्मूला लिखूं तो Iz बराबर होता है Ix प्लस Iy. इसको चाहो तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. Iz को कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस. देखो इधर z एक्सिस ऐसी है, x एक्सिस और y एक्सिस की क्या खास बात है? ये बॉडी पर ही आ रही हैं. और z एक्सिस की क्या खास बात है? ये बॉडी के परपेंडिकुलर है. x एक्सिस और y एक्सिस की क्या खास बातें हैं? ये बॉडी पे ही हैं. और z एक्सिस की क्या खास बात है? ये बॉडी के परपेंडिकुलर है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस ये किसके इक्वल होती है? सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी तो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं. अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन इट्स ओन प्लेन. ये बॉडी पे ही आएंगी. सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन इट्स ओन प्लेन. ये है मेन स्टेटमेंट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस. जेड एक्सिस क्या है? बॉडी के परपेंडिकुलर है. इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो ये किसके इक्वल होगा? एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये किसके इक्वल होगा? एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये किसके इक्वल होगा? एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस
इन इट्स ओन प्लेन। पहली लाइन याद रखिएगा, ये सिर्फ प्लेन बॉडीज के लिए ही लागू होती है, 3D बॉडीज के लिए नहीं। आई जेड इज इक्वल टू क्या होता है, आई एक्स प्लस आई वाई। जेड एक्सिस की क्या खास बात है, बॉडी के परपेंडिकुलर है, दिख रही हो तो। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की क्या खास बातें हैं, ये बॉडी पर ही हैं। फिगर कुछ इस तरह से बना लेना। जेड एक्सिस की क्या खास बात है, ये बॉडी के पर ही है, बॉडी के परपेंडिकुलर है। और एक्स और वाई की क्या खास बातें हैं, बॉडी पर ही है। तो आई जेड किसके इक्वल होता है, याद रखो आई एक्स प्लस आई वाई के। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये प्लेन फिगर्स के लिए ही लागू होती है। क्लियर है। तो ये हो गई आपकी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अगला लिखिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अगला लिखिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये दोनों के लिए ही लागू होती है। एप्लीकेबल टू प्लेन लैमिना as well as 3-dimensional body। क्या लिखा, एप्लीकेबल टू प्लेन लैमिना as well as 3-dimensional body। एप्लीकेबल टू प्लेन लैमिना as well as 3-dimensional body। एप्लीकेबल टू प्लेन लैमिना एज वेल एज 3-dimensional बॉडी। ये प्लेन लैमिना और 3-dimensional बॉडी पर दोनों पर लागू होती है। ये मैं अच्छे से समझा देता हूं बेटा, ये मैं अच्छे से समझा देता हूं। ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस की क्या खास बात है, इस एक्सिस की कोई खास बात नहीं है। ये एक और एक्सिस है। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आई डी मान लिया। ये एक और एक्सिस है, इस एक्सिस की क्या खास बात है, इस एक्सिस की 3 खास बातें हैं। सबसे पहली कि ये सेंटर से जा रही है, बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास से जा रही है। यह सिंपल याद रखो, बॉडी के सेंटर से जा रही है और इस एक्सिस के पैरेलल है, दिख ही रही होगी, और इससे डी डिस्टेंस पे है। तो मान लो ये हमें पता है आई जी और ये हमें निकालना है। फिर से समझ लो, एक ही बॉडी से मैंने 2 एक्सिस बनाई। बुक इस डायग्राम छोड़िए, ये डायग्राम देखिए। एक ही बॉडी से जाती हुई मैंने 2 एक्सिस बनाई, एक ही बॉडी से जाती हुई मैंने 2 एक्सिस बनाई। इस एक्सिस की क्या खास बात है, इस एक्सिस की कोई खास बात नहीं है। इस एक्सिस की क्या खास बात है, इस एक्सिस की 3 खास बातें हैं। क्या क्या, सुनो। सबसे पहले ये सेंटर से जा रही है, दूसरी इसके पैरेलल है, तीसरी डी डिस्टेंस पे है। जो दूसरी वाली एक्सिस मैंने बनाई उसकी क्या खास बातें हैं, उसकी 3 खास बातें हैं। सेंटर से जा रही है, इसके पैरेलल है और डी डिस्टेंस पे है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है आई जी, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है आई डी। तो एक फॉर्मूला आया पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, आई डी बराबर आई जी प्लस एम डी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई बार लगता है। आई डी बराबर क्या आया, आई जी प्लस एम डी स्क्वायर। आई डी बराबर क्या आया बेटा, आई जी प्लस एम डी स्क्वायर। अब इसको वर्ड्स में क्या लिखें, आई डी को क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस। आई डी की कोई खास बात नहीं है, मैंने बताया। क्या कहा मैंने, आई डी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस। आई डी को मैंने क्या कहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस। आई डी को मैंने क्या कहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू आई जी को क्या कहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर।
IG को क्या कहा बोलो मैंने? IG की बात हो रही है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, द प्रोडक्ट ऑफ md स्क्वायर की बात हो रही है, मास ऑफ अ बॉडी, मास ऑफ अ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस between the two axes and square of the distance between two parallel axes, between two parallel axes, axis की प्लूरल ax es, ये होती है थ्योरम। इसे आपको अप्लाई करना आना चाहिए। यहां फिगर में देखो, ID मुझे निकालना है, IG मुझे पता है, ID की कोई खास बात नहीं है, IG की तीन खास बातें हैं, सेंटर से जा रही है, इसके पैरेलल है, D डिस्टेंस पर है। तो क्या हुआ, ID बराबर होता है IG प्लस MD स्क्वायर। ID बराबर क्या होता है, IG प्लस MD स्क्वायर। ID को क्या कहा मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर प्लस द प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट दिख रहा होगा, किसका प्रोडक्ट, मास ऑफ अ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये d क्या है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस प्लस द प्रोडक्ट ऑफ क्या लिखा है, मास ऑफ अ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी क्या हुई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये आपकी क्या हुई बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बहुत लगेगी। नेक्स्ट हेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, रोटेशनल मोशन का कोई भी सवाल, एक मैं टेबल प्रिपेयर करवा रहा हूं आपके लिए, तो रोटेशनल मोशन का कोई भी सवाल इस टेबल के बिना नहीं होता, ध्यान रखिएगा। रोटेशनल मोशन का कोई भी सवाल इस टेबल के बिना नहीं होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम कॉमन बॉडीज, मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि 15 लोगों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखिए। ये मत सोचिए कि हम निकाल लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, इन्हें याद रखिए, मैक्सिमम आपको याद ही होंगे। यहां लिखो बॉडी, यहां लिखो पोजीशन ऑफ एक्सिस, यहां लिखो डायग्राम, और यहां लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितने याद रखना है, 15। बॉडी लो रिंग, एक्सिस लो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर, एक्सिस ये एक रिंग है, एक्सिस कहां से जा रही है, परपेंडिकुलर है और सेंटर से जा रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। दूसरी भी रिंग, यहां लिखो परपेंडिकुलर एक्सिस टचिंग सरफेस, परपेंडिकुलर एक्सिस है, रिंग है, लेकिन यहां से जा रही है एक्सिस सरफेस को टच करती हुई। पहले कहां से जा रही थी, देखो ऐसे, ये रिंग है तो एक्सिस ऐसे जा रही थी, परपेंडिकुलर एक्सिस सेंटर से, अब ऐसे जा रही है, परपेंडिकुलर एक्सिस है लेकिन टच करती हुई जा रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। तीसरा भी रिंग, यहां लिखो अबाउट डायमीटर, डायमीटर के अबाउट, ये रिंग बना लो, ये एक डायमीटर बना लो, हाफ mr स्क्वायर, कितना होता है, हाफ mr स्क्वायर। चौथी भी रिंग है, यहां लिखो अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर, अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर। चौथी रिंग है, चौथी एक्सिस ऐसे जा रही है,
तो सवाल होता है दूसरी और चौथी एक्सिस में फर्क क्या है, समझना। इधर ये दूसरी एक्सिस थी, टच कर रही थी लेकिन परपेंडिकुलर भी थी, और ये चौथी एक्सिस है, ये सिर्फ टच कर रही है, परपेंडिकुलर नहीं है। दूसरी ऐसी थी, चौथी ऐसी है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 3/2 mr²। ये रिंग के 4 फॉर्मूले आपको याद रखना है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर mr², परपेंडिकुलर एक्सिस टचिंग सरफेस 2 mr², अबाउट डायमीटर हाफ mr², अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर 3/2 mr², परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर mr², perpendicular axis touching surface 2 mr², about diameter half mr², about tangent parallel to diameter 3/2 mr²। बहुत ध्यान से, ये मैंने रिंग के आपको 4 फॉर्मूले बताए। अब मैं बात करूंगा डिस्क की। क्या फर्क होता है रिंग और डिस्क में? पहले मैंने ये चूड़ी की बात की, रिंग यानी चूड़ी, डिस्क यानी प्लेट, अंदर भी मटेरियल होगा इसके। रिंग यानी चूड़ी, अंदर से खोखली, और डिस्क यानी प्लेट, अंदर भी मटेरियल होगा। क्लियर है? चलिए ये यहीं रब होगा। अब लिखेंगे 5 6 7 8, एक्सेस ऐसी ही जाएंगी। यहां लिख रहा हूं 5 डिस्क, 6 डिस्क, 7th डिस्क, 8th डिस्क, एक्सेस ऐसे ही है। डिस्क है तो क्या करो, अंदर भी मटेरियल भर दो। डिस्क है तो क्या करो, अंदर भी मटेरियल भर दो। ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले बदल जाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले बदल जाएंगे। पहला आ जाएगा हाफ mr², दूसरा 3/2 mr², थोड़ा सा मुझे फास्ट करना पड़ेगा। तीसरा 1/4 mr², चौथा 5/4 mr²। ये आपको डिस्क के 4 फॉर्मूले याद रखना है। पहली एक्सिस कहां से जा रही है, परपेंडिकुलर है और सेंटर से, तो हाफ mr²। दूसरी एक्सिस कहां से जा रही है, परपेंडिकुलर है और एक्सिस को टच कर रही है, 3/2 mr²। तीसरी एक्सिस डायमीटर है तो 1/4 mr²। चौथी एक्सिस टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर है तो 5/4 mr²। पॉज करके नोट कीजिए, मैं मिटा रहा हूं या स्लाइड चेंज कर रहा हूं। पहला फॉर्मूला डिस्क का हाफ mr², दूसरा 3/2 mr², तीसरा 1/4 mr², चौथा और आखिरी 5/4 mr²। क्लियर है? नवा फॉर्मूला लिखो सॉलिड स्फीयर। यहां लिखो अबाउट डायमीटर। फिगर कैसी बनेगी, एक स्फीयर है, डायमीटर के अबाउट निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। कितना होगा, 2/5 mr²। 10th हॉलो स्फीयर, ये सेम अबाउट डायमीटर, खोखला बना दो तो ये हो जाता है 2/3 mr²। सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, 2/5 mr²। हॉलो स्फीयर का क्या होता है, 2/3 mr²। इसी तरह से सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर अबाउट लिखो नेचुरल एक्सिस। कोई सिलेंडर होता है तो उसकी एक्सिस भी होती है ना, उसी के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं तो आएगा हाफ mr²। सॉलिड सिलेंडर याद रखो डिस्क का जैसा आता है। डिस्क का पहला फॉर्मूला भी क्या था, हाफ mr²। अगला हॉलो सिलेंडर, वही अबाउट नेचुरल एक्सिस। ये आएगा कितना हॉलो सिलेंडर का, mr²। तो याद रखो सॉलिड सिलेंडर डिस्क के जैसा होता है, हॉलो सिलेंडर रिंग के जैसा होता है। सॉलिड सिलेंडर डिस्क के जैसा होता है, हॉलो सिलेंडर रिंग के जैसा होता है। सॉलिड सिलेंडर डिस्क के जैसा होता है, हॉलो सिलेंडर रिंग के जैसा होता है। 13वां थिन रॉड, यहां परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर,
ऐसी बेटा, ये थिन रॉड है, सिलेंड्रिकली है, थिन रॉड है मतलब उसके रेडियस पे ध्यान नहीं देना। और एक्सिस कहां से जा रही है, परपेंडिकुलर है और सेंटर से जा रही है। ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बटे 12, L क्या है, और थिन रॉड की लेंथ है, L क्या है, थिन रॉड की लेंथ है। ध्यान कीजिए, स्लाइड चेंज करूंगा। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर, होलो स्फीयर का 2/3 mr स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर का हाफ mr स्क्वायर, होलो सिलेंडर का mr स्क्वायर, थिन रॉड का ml स्क्वायर बटे 12। एक्सिस कहां से जा रही है, सेंटर से और परपेंडिकुलर है। एक्सिस कहां से जा रही है, सेंटर से और परपेंडिकुलर है। एक्सिस कहां से जा रही है, सेंटर से और परपेंडिकुलर है। दो और कर लो, फिर से लिखो थिन रॉड, अब परपेंडिकुलर एक्सिस टचिंग सरफेस। नीट के एग्जाम में आज तक इतने फॉर्मूलों से काम चल गया है, इससे ज्यादा मत याद रखिएगा। ये होता है ml स्क्वायर बटे 3। एक्सिस कहां से जा रही है, परपेंडिकुलर तो है लेकिन टच करती हुई जा रही है, तो ml स्क्वायर बटे 3। एक्सिस कहां से जा रही है, परपेंडिकुलर तो है लेकिन टच करती हुई जा रही है, तो ml स्क्वायर बटे 3। लास्ट 15वां, रेक्टेंगुलर लेमिना, रेक्टेंगुलर लेमिना, वही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर, ऐसा रेक्टेंगुलर लेमिना है, ये एल है, ये बी है। एक्सिस चलो दूसरे पेन से बना देता हूं, और ये एक्सिस जा रही है, परपेंडिकुलर एक्सिस है, सेंटर से जा रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मास इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 12। इतने फॉर्मूलों से नीट का पूरा काम हो जाता है। रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस कहां से जा रही है, सेंटर से और परपेंडिकुलर है, तो एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 12। कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 12। कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 12। कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 12। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर लेमिना, ये हो गया रेक्टेंगुलर लेमिना। क्लियर है? तो इतने लोगों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप याद कर लीजिएगा, इतने लोगों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पहले हमने पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि फोर्स यदि मैं ना लगाऊं तो मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। 9th क्लास से मैं पढ़ता हुआ आ रहा हूं कि फोर्स ना लगाऊं तो मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, फोर्स ना लगाने पर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो अभी ये लॉ बदल के हो जाएगा, टॉर्क ना लगाने पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, टॉर्क ना लगाने पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। इफ टाउ इक्वल टू 0, याद रखो अगर टॉर्क ना लगाएं हम, देन जो एंगुलर मोमेंटम है, जैसे हम एल से लिखते हैं, वो कांस्टेंट रहता है। टॉर्क ना लगाने पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, या इसी को कह सकते हैं I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। बहुत सारे सवाल बनेंगे, ध्यान से। टॉर्क ना लगाने पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, टॉर्क ना लगाने पर, याद करते चलिए मेरे साथ, टॉर्क ना लगाने पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, टॉर्क ना लगाने पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, टॉर्क ना लगाने पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। अब ये फिगर आपके सामने एक बनी है डांसर की, एक डांसर है, अपने हाथ को फैलाए हुए है, अपने हाथ को फैलाए हुए है, तो देखो इसका रेडियस ज्यादा है, रेडियस ज्यादा होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। आई का फॉर्मूला ही होता है ना mr स्क्वायर,
पहली फिगर में क्या है देखो, रेडियस ज्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो एंगुलर वेलोसिटी कम। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो अगर एक चीज ज्यादा होगी तो एक चीज कम होगी। डांस करते करते अपने उसने बॉडी को मोड़ लिया। इस फिगर में क्या हो गया, रेडियस कम हो गया, रेडियस के कम होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने से वो ज्यादा गोल घूम सकती है, मोर लूप्स लगा सकती है, अभी ज्यादा हवा में घूम सकती है। तो इस पर काफी सारे न्यूमेरिकल बनते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर। बहुत ध्यान से याद कीजिए, बहुत ध्यान से याद कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। टॉर्क ना लगाओ तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। या इसी को कह सकते हैं कि आई ओमेगा कांस्टेंट रहता है, या इसी को कह सकते हैं कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। पहली फिगर में क्या है, लड़की का रेडियस ज्यादा है, लड़की का रेडियस ज्यादा होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने से एंगुलर वेलोसिटी कम होगी लड़की की। फिर लड़की ने घूमते घूमते अपनी बॉडी को मोड़ लिया, मोड़ लिया यानी अपने रेडियस को कम कर लिया। रेडियस के कम होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला होता है, mr स्क्वायर। तो रेडियस कम तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कम होने से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी के बढ़ने से वो हवा में ज्यादा लूप लगा पाएगी, एंगुलर वेलोसिटी के बढ़ने से वो हवा में ज्यादा लूप लगा पाएगी, एंगुलर वेलोसिटी के बढ़ने से वो हवा में ज्यादा लूप लगा पाएगी, एंगुलर वेलोसिटी के बढ़ने से वो हवा में ज्यादा लूप लगा पाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का बेटा एक फॉर्मूला और होता है, याद रखिएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी समझा दूंगा। 2m इंटू dA/dt, ये भी एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला, याद रखो। एंगुलर मोमेंटम का ज्योमेट्रिक फॉर्मूला 2m इंटू dA/dt। इसको वर्ड्स में लिखा जाता है, एंगुलर मोमेंटम इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ, डबल है ना, इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स एरियल वेलोसिटी। dA/dt को क्या कहा गया, एरियल वेलोसिटी। इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स एरियल वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम is twice the product of mass of a body and its aerial velocity. Angular momentum is twice the product of mass of a body and its aerial velocity. Angular momentum is twice the product of mass of a body and its aerial velocity. Angular momentum is twice the product of mass of a body and its aerial velocity. Angular momentum is twice the product of mass of a body and its aerial velocity. अब सवाल उठता है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसकी मदद से हम केपलर के सेकंड लॉ को प्रूव कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम के ज्योमेट्रिक मीनिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, केपलर के सेकंड लॉ को प्रूव कर सकते हैं। केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो नोट्स में रहना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स एरियल वेलोसिटी। क्लियर है? एक पॉइंट लिख लो, केपलर्स सेकंड लॉ of planetary motion can be verified from it। कैसे, मैं कर ही देता हूं, चलो एक लाइन का तो है। एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला पढ़ा, एक मिनट,
हमें क्या पता है कि यदि टॉर्क क्या हो, जीरो हो, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। या इसी को क्या लिख सकते हैं कि 2m इंटू dA/dt कांस्टेंट होता है। या इसी को क्या लिख सकते हैं, 2m इंटू dA/dt कांस्टेंट होता है। 2m को भी कांस्टेंट के नीचे ले जाओ तो dA/dt इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। यही तो केपलर का सेकंड लॉ है, प्रूव हो गया। 2m इंटू dA/dt इक्वल टू कांस्टेंट, तो dA/dt इक्वल टू कांस्टेंट, वेरीफाई हो गया कि एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। यही तो केपलर का सेकंड लॉ है। तो क्या फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस है, इससे केपलर का सेकंड लॉ वेरीफाई हो सकता है जो कहता है एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इससे केपलर का सेकंड लॉ वेरीफाई हो सकता है जो क्या कहता है एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इससे केपलर का सेकंड लॉ वेरीफाई हो सकता है जो क्या कहता है कि एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। कैसे वेरीफाई हुआ देखो, टॉर्क के जीरो होने से क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। या इसे क्या लिख सकते हैं, 2m इंटू dA/dt कांस्टेंट होगा, तो dA/dt कांस्टेंट होगा। यही केपलर का सेकंड लॉ है, यही केपलर का सेकंड लॉ है, यही केपलर का सेकंड लॉ है। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन, अगली हेडिंग डालेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, अगली हेडिंग डालेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको कैसे लिखते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला होता है m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके mn/rn स्क्वायर। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला देखो क्या होता है, क्या हो जाएगा बेटा, बोलेंगे I1 बराबर m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके mn/rn स्क्वायर। तो जरा इस फॉर्मूले को सोचो, इस फॉर्मूले में समस्या है। समस्या क्या है, मान लो कोई बॉडी है वो 20 लोगों से मिलकर बनी है, तो सबके आपको मास आपको अलग अलग निकालने पड़ेंगे, फिर सबका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा एक्सिस से, फिर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। मान लो 20 लोग हैं तो 20 लोगों के मास निकालना है, 20 लोगों का एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, समझ में आ रहा है, और फिर कैलकुलेटर उठाना है, वैल्यू डालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये तो बड़ी समस्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में। तो हम क्या करते हैं, पूरी बॉडी को एक साथ नाप लेते हैं, पूरी बॉडी का एक मास नाप लेते हैं, अलग अलग उसके पार्टिकल्स का मास नापने की बजाय पूरी बॉडी का मास इकट्ठे नाप लेते हैं और मान लेते हैं कि वो किसी पॉइंट पे रखा है जिसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, k है। मान लेते हैं कि पूरा मास कहाँ रखा है, यहां रखा है, जिसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, k है। मतलब हम एक मास नापते हैं और एक डिस्टेंस नापते हैं। मान लेते हैं कि पूरा का पूरा मास एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे रखा है, k डिस्टेंस पे रखा है। तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हैं, mk स्क्वायर से। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हैं, mk स्क्वायर से। लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए वो इसी के बराबर आना चाहिए। तो थोड़ी अजीब सी डेफिनेशन है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट from the axis of rotation, from the axis of rotation at which if the whole mass of the body, if the whole mass of the body is supposed to be concentrated, मैंने मान लिया कि पूरा मास यहां रखा हुआ है,
It is the distance of a point from the axis of rotation at which, if the whole mass of the body is supposed to be concentrated, कॉमा लगा के, the moment of inertia would be the same as with the actual distribution of mass. क्या बेटा? It is the distance of a point from the axis of rotation at which, if the whole mass of the body is supposed to be concentrated, the moment of inertia would be the same as with the actual distribution of mass. मतलब अगर हम इस शॉर्टकट मेथड से जो आई निकालें और लॉन्ग मेथड से जो आई निकालें, दोनों सेम आने चाहिए. अब मान लो इफ बड़ा एम, मान लो क्या है, मास ऑफ बॉडी, एक साथ नाप लिया. ओके, क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी कितना होगा? देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी आई बराबर एम के स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बॉडी का? एम के स्क्वायर. इसमें क्या अच्छी बात है, इसमें हमें एक मास नापना पड़ा और एक डिस्टेंस नापना पड़ा. इसमें हमें एक मास नापना पड़ा और एक डिस्टेंस नापना पड़ा. क्लियर है? अच्छा, इसका एक फॉर्मूला और भी याद रखो. सवाल उठता है ये रेडियस ऑफ गायरेशन होता किसके बराबर है? रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn स्क्वायर बाय n के. ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन है ये होता किसके बराबर है? रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू rn स्क्वायर बाय n. ये वर्ड आपने सुना होगा, एक बड़ा सा रूट दिख रहा होगा. अच्छा, चीजें जुड़ रही हैं और n से डिवाइड कर रहे हैं, यानी मीन निकाला जा रहा है. और दिख रहा होगा स्क्वायर करके हम काम कर रहे हैं ना, स्क्वायर किया जा रहा है. तो तीन चीजें दिख रही होंगी आपको, रूट, मीन, स्क्वायर. तो जो रेडियस ऑफ गायरेशन रहता है वो डिस्टेंस की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बराबर होता है. इसको मैं वर्ड्स में लिख रहा हूं अच्छे से. जो बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन वो होता है किसी एक्सिस के अबाउट, वो कितना होता है? सारे पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है एक्सिस से, उनकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बराबर होता है. सारे पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है एक्सिस से, उनके रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बराबर होता है. उसको वर्ड्स में लिख लो. Thus radius of gyration is equal to the root mean square value, root mean square value of the distances of various particles, distances of various particles from the axis of rotation. याद करिए, रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू किसके? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ वेरियस पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन किसके इक्वल होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ वेरियस पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन किसके इक्वल होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ वेरियस पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. जल्दी से लिखिए, रेडियस ऑफ गायरेशन किसके इक्वल होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ वेरियस पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं, इसको मैं ब्लैंक कर दूं. रेडियस ऑफ गायरेशन किसके इक्वल होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ वेरियस पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन.
चलिए आगे देखते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हेडिंग डालेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो गोल घूमने के कारण जो एनर्जी होती है वो कहलाती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। चलने के कारण जो एनर्जी होती है वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। और गोल घूमने के कारण जो एनर्जी होती है वो कहलाती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी possessed by the body by virtue of its rotational motion। एनर्जी possessed by the body by virtue of its rotational motion। गोल घूमने के कारण जो एनर्जी होती है वो कहलाती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। गोल घूमने के कारण जो एनर्जी होती है, कोई बॉल है गोल गोल घूम रही है तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। स्ट्रेट फॉर्मूला याद कीजिए बस, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां आई क्या है जानते हो आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है वो भी जानते हो आप, एंगुलर वेलोसिटी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। घूमने के कारण जो एनर्जी होगी वो कहलाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब कई बॉडी ऐसी होती हैं जो चलती भी हैं और गोल भी घूमती हैं, जैसे अर्थ सन के आसपास चल भी रही है और गोल भी घूम रही है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, चलने के कारण हाफ mv², और गोल घूमने के कारण हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो बात होगी फिर टोटल एनर्जी की। इफ अ बॉडी परफॉर्म्स ट्रांजिशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन, अब बॉडी गोल भी घूम रही है और चल भी रही है, तो फिर उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी, देन इट्स टोटल एनर्जी इज गिवन बाय, बॉडी चल भी रही है घूम भी रही है तो उसकी टोटल एनर्जी कैसे निकाली जाएगी, या टोटल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv² कॉमन ब्रैकेट 1 प्लस k² बाय r²। ये किसकी एनर्जी है, ये उस बॉडी की एनर्जी है जो चलेगी भी और घूमेगी भी। सिर्फ घूमेगी तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सिर्फ चलेगी तो हाफ mv², और चलेगी भी और घूमेगी भी तो हाफ mv² ब्रैकेट 1 प्लस k² बाय r²। के यहां पर रेडियस ऑफ गायरेशन है, वो आर रेडियस है, सिंपल रेडियस बॉडी का। के यहां पर क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। हाफ mv² ये टोटल एनर्जी है 1 प्लस k² बाय r²। हाफ mv², 1 प्लस k² बाय r²। हाफ mv² याद रहेगा 1 प्लस k² बाय r², ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। एक रिलेशन हमने पढ़ा है पहले मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का, p² इक्वल टू 2me। इसमें p होता है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और e होती है काइनेटिक एनर्जी। ये पढ़ा है हमने दूसरे लेसन में, वर्क पर एनर्जी में। P लीनियर मोमेंटम, E काइनेटिक एनर्जी। P क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, E क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब हमें पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन। इसी से मिलता जुलता होता है L² इक्वल टू 2IE। याद रखिए मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है,
पी स्क्वायर इक्वल टू 2me। इसी से मिलता जुलता रिलेशन एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में होता है। एल स्क्वायर इक्वल टू 2IE। एल यहां पर एंगुलर मोमेंटम है, सब जानते हो आप। एल यहां पर एंगुलर मोमेंटम है, आई यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ई यहां पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। एल स्क्वायर इक्वल टू 2IE। पी स्क्वायर इक्वल टू 2me से मिलता जुलता फॉर्मूला, एल स्क्वायर इक्वल टू 2IE। पी स्क्वायर इक्वल टू 2me से मिलता जुलता फॉर्मूला, एल स्क्वायर इक्वल टू 2IE। याद रहेगा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, पी स्क्वायर इक्वल टू 2me। इसी से मिलता जुलता रिलेशन होता है एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, एल स्क्वायर इक्वल टू 2IE। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, हेडिंग डालिए एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। किसी बॉडी को हम इंक्लाइंड प्लेन से फिसला रहे हैं, नीचे आ रही है बॉडी, तो जैसे जैसे नीचे आएगी वो एक्सेलरेट होती जाएगी। तो क्या एक्सेलरेशन होता है किसी बॉडी का जब वो इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड करती है, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, जब क्वेश्चंस करेंगे, जब डेप्थ में समझाऊंगा। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। किसी बॉडी को हम इंक्लाइंड प्लेन से नीचे फिसल रहे हैं, कोई बॉडी फिसल रही है, तो क्या एक्सेलरेशन होगा उसका, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। याद करिए, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्लियर है? अब हमने क्या किया, 4 लोगों को रेस लगवाई इंक्लाइंड प्लेन पर। किस किस की, सॉलिड स्फीयर की और हॉलो स्फीयर की, और बहुत कॉमन क्वेश्चन सॉलिड सिलेंडर की और हॉलो सिलेंडर की। 4 लोगों में हमने रेस लगवाई, कहां, इंक्लाइंड प्लेन पर। किस किस की बेटा बोलेंगे, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर। तो हमें बताना है कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड, कौन थर्ड और कौन फोर्थ। किस किस के बीच में रेस लग रही है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर। तो फर्स्ट आएगा, याद रखो, सॉलिड स्फीयर। सेकंड आएगा, याद रखो, सॉलिड सिलेंडर, यानी सॉलिड चीजें पहले नीचे आती हैं, यानी इनका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। थर्ड आएगा हॉलो स्फीयर। थर्ड कौन आएगा, हॉलो स्फीयर। और फोर्थ कौन आएगा, हॉलो सिलेंडर। फोर्थ कौन आएगा, हॉलो सिलेंडर। याद कीजिए, 4 लोगों के बीच में रेस लगी है, कहां, इंक्लाइंड प्लेन पर। तो हमें बताना है फर्स्ट कौन, सेकंड कौन, थर्ड कौन और फोर्थ कौन। तो फर्स्ट आएगा सॉलिड स्फीयर, सेकंड आएगा सॉलिड सिलेंडर, थर्ड आएगा हॉलो स्फीयर और फोर्थ आएगा हॉलो सिलेंडर। पहला कौन, सॉलिड स्फीयर, दूसरा कौन, सॉलिड सिलेंडर, तीसरा कौन, हॉलो स्फीयर और चौथा कौन, हॉलो सिलेंडर। ध्यान रहेगा आपको। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये आपको नीट 21 में आया है, तो ध्यान रखना। इस तरह की खूब सारी बॉडी लटका देते हैं
और कुछ भी अननोन रहता है वो हमसे निकालने को कहते हैं। इस तरह से खूब सारी बॉडीज लटका देते हैं और काफी सारे अननोन रहते हैं वो हमें निकालने को कहते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, सिग्मा टाउ बराबर 0 कर देते हैं, सारे टॉर्क को जोड़ के 0 कर देते हैं, आंसर आ जाता है। सारे टॉर्क को जोड़ के 0 कर देते हैं, आंसर आ जाता है। जैसे यही सवाल है, ये पॉइंट ले लो आप और सारे टॉर्क को जोड़ के 0 कर दो। ये M1 है, ये M2 है, इसका मास M3 मान लो। अब इस पॉइंट को देखो, तो सारे टॉर्क को जोड़ के 0 कर दो। अब जोड़ते टाइम ये ध्यान रखो, जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क रहेंगे वो पॉजिटिव लो और जो क्लॉकवाइज टॉर्क रहेंगे वो नेगेटिव लो। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव लेते हैं। उल्टा भी रूल लगा लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर बुक्स में ये रूल दिया रहता है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव और क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव। जैसे ये दोनों बॉडीज हैं, तो ये दोनों मासेस हैं, ये बॉडी को इस तरफ घुमाने की कोशिश करेंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज, और ये मास बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। सोच के देखो, बॉडी अगर ऐसी घूमी तो ये दोनों बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, और अगर ऐसी घूमी तो ये दोनों बॉडी को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव पॉजिटिव लो और क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लो। तो M1 जी से इंटू भी कर सकते हो, टॉर्क यानी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना। तो सिग्मा FR इक्वल टू 0 करना है मुझे, लेकिन जोड़ते टाइम ये ध्यान रखना है, जो एंटी क्लॉकवाइज वो पॉजिटिव, जो क्लॉकवाइज वो नेगेटिव। तो M1 तो बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो फोर्स की जगह लिख दो क्या, M1 जी, और डिस्टेंस मान लो ये O के अबाउट कर रहे हैं हम टॉर्क, ये डिस्टेंस हो जाएगा, दिख रहा हो तो L/2। पॉजिटिव लें कि नेगेटिव, ये सवाल जब करोगे तब आपको समझ में आएगा और अच्छे से। ये नीट 21 में आया हुआ सवाल है इस तरह का, ध्यान रखिएगा। और फिर बात करो M3 की, तो M3 जी, फोर्स की जगह लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन। ये पॉइंट O, ये अबाउट O निकाल रहे हैं हम, सारे टॉर्क को O के अबाउट निकाल रहे हैं। तो इसका डिस्टेंस कितना है पॉइंट O से, L/4। इसे भी मैंने पॉजिटिव लिया, इसे भी मैंने पॉजिटिव लिया क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये M2 वाला टॉर्क जो है बॉडी को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसे नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो माइनस M2G इंटू L/2 इक्वल टू 0। यह है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं, सिग्मा टाउ को 0 कर देते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं, सिग्मा टाउ को 0 कर देते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं, सिग्मा टाउ को 0 कर देते हैं। कुछ इस तरह की इक्वेशन बनती है। याद रखो, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। उल्टा भी लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी अननोन होगा वो निकल आएगा। M1 वाले टॉर्क को पॉजिटिव लिया, M3 वाले टॉर्क को भी पॉजिटिव लिया क्योंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, और M2 वाले टॉर्क को नेगेटिव लिया क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। ये नीट 21 में पूछा गया कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से कीजिए। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्लियर है। नेक्स्ट, काफी बड़ा लेक्चर हो गया है, ध्यान से। कंपैरिजन बिटवीन फॉर्मूला, कंपैरिजन बिटवीन फॉर्मूला ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन। एक तरफ लिखो ट्रांसलेटरी मोशन, कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, और एक तरफ लिखो रोटेटरी मोशन। काफी सारे फॉर्मूले आप जानते हो, जैसे पहले हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। F इज इक्वल टू dP से लिख दो,
एफ इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, डीपी बाय डीटी। तो इस लेसन में क्या पढ़ा, टाउ इज इक्वल टू डीएल बाय डीटी। सब सिंबल्स का मीनिंग अब आपको आना चाहिए। और हमने क्या पढ़ा था, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, एम ए। तो यहां क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। यहां क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। सारे फॉर्मूले लिख रहे हैं हम, हर फॉर्मूले को ट्रांसलेटरी मोशन से कंपेयर कर रहे हैं। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था मोमेंटम का, P इक्वल टू एम वी, P इक्वल टू एम वी। तो यहां आ गया बेटा एंगुलर मोमेंटम का L इक्वल टू आई ओमेगा, L इक्वल टू क्या आ गया, आई ओमेगा। यहां क्या था, P इक्वल टू एम वी, तो वहां क्या आ गया, L इक्वल टू आई ओमेगा। ये बातें हो रही हैं मोमेंटम की। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी पहले, हाफ एम वी स्क्वायर। और इस लेसन में हमने काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पिछले लेसन में हमने काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ी थी, हाफ एम वी स्क्वायर। इस लेसन में हमने काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पिछले लेसन में हमने काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ी थी, हाफ एम वी स्क्वायर। इस लेसन में हमने काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बहुत ध्यान से। फिफ्थ फॉर्मूले की बात करो, W इक्वल टू पढ़ा था एफ डॉट एस, वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था एफ डॉट एस, जबकि फोर्स कांस्टेंट हो। पहले हमने क्या पढ़ा था, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस कांस्टेंट फोर्स के लिए। इसमें क्या पढ़ा, W इज इक्वल टू टाउ डॉट थीटा कांस्टेंट फोर्स के लिए, है ना। फोर्स को किसने रिप्लेस किया, टॉर्क ने। और डिस्प्लेसमेंट को किसने रिप्लेस किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ने। किसके लिए फॉर्मूला आई है, वही कांस्टेंट फोर्स के लिए, जबकि फोर्स क्या लगा रहे हो, कांस्टेंट। वहां भी वही। अगर वेरिएबल फोर्स है तो W बराबर इंटीग्रल ऑफ एफ डी एस। अगर वेरिएबल फोर्स है, लिख देता हूं वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स है तो W बराबर एफ डॉट डी एस। और वहां क्या होगा, W बराबर टाउ डॉट डी थीटा। W बराबर 6 फॉर्मूला है, इंटीग्रल ऑफ टाउ डॉट डी थीटा। W बराबर इंटीग्रल में टाउ डॉट डी थीटा। ये वेरिएबल फोर्स के लिए है। अब बात करो पावर की, अब बात करो पावर की। P यानी पावर है, अब ध्यान रखना, पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। यह एक फॉर्मूला आ जाता है F डॉट V, फोर्स डॉट वेलोसिटी। पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। यह आ जाता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। यहां भी आएगा पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, लेकिन इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा टॉर्क डॉट एंगुलर वेलोसिटी। फोर्स को कौन हटा देगा, टॉर्क। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो सारा कुछ क्लियर होगा। फोर्स को कौन हटा देगा, टॉर्क। और वेलोसिटी को कौन हटा देगा, एंगुलर वेलोसिटी। फोर्स को कौन हटा देगा, टॉर्क। और वेलोसिटी को कौन हटा देगा, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लिखो। कितने पॉइंट हो गए थे, 7। 8 लिखो वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले हमने क्या पढ़ी है, हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर। तो इससे मिलती जुलती इक्वेशन रोटेशनल मोशन में क्या हो जाएगी, वर्क इक्वल टू हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर। वर्क एनर्जी थ्योरम रोटेशनल मोशन में उसकी फिगर, उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी, वर्क इक्वल टू हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर। क्लियर है? अब बात करते हैं लास्ट फॉर्मूला इंपल्स की। इंपल्स हमने पहले क्या पढ़ा था, डेल्टा पी बराबर इंपल्स क्या होता है, एफ डेल्टा टी। और ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा पी के। ये इक्वल टू मिटा देता हूं। इंपल्स क्या होता है, एफ डेल्टा टी। और ये किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के। इंपल्स क्या होता है, एफ डेल्टा टी।
और ये किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के। अभी इंपल्स क्या होगा, याद रखो टाउ डेल्टा टी। अभी इंपल्स क्या होगा, टाउ डेल्टा टी, और ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के। अभी इंपल्स क्या होगा, याद रखो टाउ डेल्टा टी, और ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के। अभी इंपल्स क्या होगा, टाउ डेल्टा टी, और ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के। तो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, ध्यान से नोट कीजिए, ध्यान से नोट कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो गया ये, सारे फॉर्मूले आ चुके हैं। ओके बच्चों, बाकी नेक्स्ट टर्न पर।